Assalamu alaikum students, my name is Amir Khan and today our topic is rectangular components of a vector. Students, rectangular components को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि components किसको कहा जाता है. Students, components का अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो components का मतलब होता है अज्जा. क्या मतलब होता है जी? अज्जा. अब अगर हम कंपोनेंट्स को समझना चाहते हैं वेक्टर के, तो वेक्टर के कंपोनेंट्स को समझने से पहले हम समझते हैं कि जी स्केलर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. स्केलर के कंपोनेंट्स, स्केलर यानी नंबर के दो ऐसे हम पार्ट्स बना दें जिन पार्ट्स को अगर दोबारा से ऐड किया जाए तो वही नंबर हमारे पास रिपीट हो. जैसे नंबर मेरे पास 10 है, तो 10 के दो कंपोनेंट्स मैं किस तरह से बना सकता हूँ. 10 के कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से बन सकते हैं कि अगर मुझे 10 ऑब्टेन करना है तो मैं 1 को 9 के अंदर ऐड कर दूंगा. ये 1 और 9 क्या कहलाएंगे? 1 और 9 10 के कंपोनेंट्स कहलाएंगे. इसी तरह मैं 2 और 8 को अगर ऐड कर दूं तो ये 2 और 8 भी मुझे ऐड होकर जवाब देंगे 10. तो मैं इस 2 और 8 को भी कहूँगा कि ये क्या है, 10 के कंपोनेंट्स हैं. बिल्कुल इसी तरह हम मज़ीद इसके कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं. जैसे 3 और 7 भी इसके कंपोनेंट्स हैं. जैसे 4 और 6 भी इसके कंपोनेंट्स हैं. इसी तरह हमारे पास 5 और 5 भी 10 के ही कंपोनेंट्स कहलाते हैं. अच्छा अच्छा, अब ये कंपोनेंट्स हम कितने ऑब्टेन कर सकते हैं? किसी भी स्केलर नंबर के हम इनफाइनाइट कंपोनेंट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं. जैसे अब अगर मैं इससे मज़ीद आगे जाऊँ, 5 + 5 = 10. अगर मैं इस तरह कहता हूँ कि भाई 5.5 प्लस 4.5, ये भी क्या कहलाएंगे? 10 के ही कंपोनेंट्स कहलाएंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस 10 के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बना सकता हूँ. इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बना सकता हूँ, जितने मैं चाहूँ उतने नंबर्स को ऐड करूँ, मेरे पास 10 ऑब्टेन हो जाएगा. अच्छा, अगर मुझे वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने हो तो आप सब जानते हैं कि वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह ऐड नहीं किया जाता, स्केलर्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता. तो वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाने के लिए हमें एक वेक्टर को दो ऐसे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना होगा जिन पार्ट्स को अगर मैं हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करूं तो दोबारा से मेरे पास ए वेक्टर रिपीट हो जाए. जैसे अगर मुझे इस ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाने हों तो 2 या 3 या 4 भी कंपोनेंट्स बन सकते हैं. अगर मैं फ़र्ज़ करें दो कंपोनेंट्स इस ए वेक्टर के बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट ये बनाऊंगा. एक कंपोनेंट आपके पास ये बन जाएगा. फ़र्ज़ करें मैं इस कंपोनेंट को नाम दे देता हूँ बी वेक्टर का, इसको नाम दे देता हूँ मैं सी वेक्टर का. तो ये बी और सी मिलकर जब मैं इनको हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करूँगा तो मेरे पास ए वेक्टर रिपीट हो जाएगा. तो बी और सी क्या कहलाएंगे? बी और सी वेक्टर्स इस ए वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाएंगे. इसी तरह मैं इसी ए वेक्टर के कंपोनेंट्स कुछ इस तरह भी बना सकता हूँ कि अगर ये ए वेक्टर हो आपके पास, मैं इसका एक वेक्टर बी कुछ इस तरह से बनाऊँ, ये वेक्टर बी, और सी वेक्टर कुछ इस तरह से बनाऊँ, ये भी मेरे पास क्या कहलाएंगे? ए वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाएंगे. इसी तरह अगर मैं ए वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये मेरे पास ए वेक्टर है. इस ए वेक्टर के कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से भी ड्रॉ किए जा सकते हैं कि अगर मेरे पास ये बी वेक्टर हो और ये मेरे पास सी वेक्टर हो, तो इस तरह भी मैं इन दोनों वेक्टर बी और सी को ऐड करके ए वेक्टर ऑब्टेन कर सकता हूँ. अच्छा स्टूडेंट्स, इनके अंदर ये तीनों
वेक्टर के मैंने कंपोनेंट्स बनाए, इनके अंदर अलग चीज़ क्या है? आप देख सकते हैं कि इनके अंदर जो डिफरेंस है वो है बी और सी वेक्टर के दरमियान बनने वाले एंगल का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंगल लेस देन 90 डिग्री है। हम कह सकते हैं कि थीटा इस सूरत में लेस देन 90 डिग्री है। यहाँ पर थीटा बी और सी के दरमियान बनने वाला एंगल आपके पास ग्रेटर देन 90 है। हम कह सकते हैं कि थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। लेकिन इस तरह की रेजोल्यूशन के अंदर हमारे पास स्पेशल बात यह है कि बनने वाला एंगल थीटा बी और सी वेक्टर्स के दरमियान इक्वल टू 90 डिग्री है। अब मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी रेजोल्यूशन है जिसके अंदर आपके पास दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री बनता है, तो आप बोलेंगे सर इस तरह की रेजोल्यूशन, एक वेक्टर की दो कंपोनेंट्स के अंदर, इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर एंगल 90 बन रहा है। इसी तरह अगर मैं अब कंपोनेंट्स को डिफाइन करूं तो कंपोनेंट्स क्या होंगे, इधर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कंपोनेंट्स की कि भाई द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर in a particular direction is called कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? कंपोनेंट होगा आपके किसी डायरेक्शन के अंदर वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू। ये तो होगी हमारे पास वेक्टर की रेजोल्यूशन। अच्छा, फिर रेजोल्यूशन क्या है? आपने कंपोनेंट समझ लिया कि कंपोनेंट क्या है। एक अगर वेक्टर ये है तो इसके ये और ये कंपोनेंट, इस तरह ये वेक्टर है तो इसके या ये और ये कंपोनेंट। अब रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ splitting up the vector into its components is called resolution। क्या है जी? ये रेजोल्यूशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक वेक्टर को स्प्लिट करते हैं इसके कंपोनेंट्स के अंदर। अब ये तो हो गया कंपोनेंट। इधर आपने रेजोल्यूशन देखा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे दो कंपोनेंट्स को बोला जाता है जो कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द कंपोनेंट्स द components of a vector which makes 90 degree to each other are called rectangular components। rectangular components, ठीक हो गया। तो वो कंपोनेंट्स वेक्टर के जो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों, उन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब इन तीन एग्जांपल्स में से आपको नज़र आ गया होगा कि ये दो कंपोनेंट्स हैं जो वेक्टर के ऊपर वेक्टर के साथ या एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हम कहेंगे कि बी और सी इस एग्जांपल के अंदर ये हैं आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई सवाल कर ले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं,
तो आपने बताना है कि हमारे पास डिपेंड करता है कि जो वेक्टर है ये प्लेन वेक्टर है या आपके पास स्पेस वेक्टर है। प्लेन वेक्टर और स्पेस वेक्टर ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखें, अगर आपका वेक्टर एक प्लेन के अंदर लाई करता हो, एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो फिर हम बोलेंगे कि वेक्टर जो है एक प्लेन वेक्टर है। अगर वेक्टर आपका एक्स वाई जेड तीनों प्लेन्स के अंदर लाई करता हो, यानी कि वेक्टर किसी एक प्लेन में ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये वेक्टर एक स्पेस वेक्टर है। तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास प्लेन वेक्टर है, प्लेन वेक्टर, प्लेन वेक्टर के केस में वेक्टर के कंपोनेंट्स टोटल 2 बनते हैं, और स्पेस वेक्टर के केस में, स्पेस वेक्टर के केस में जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास 3 बनते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में। ठीक हो गया? अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं कि भाई मैं एक वेक्टर से उसके 2 कंपोनेंट्स की इक्वेशंस कैसे निकाल सकता हूँ। देखें, इसके लिए सबसे पहले इमेजिन करते हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपको पता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाता है और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस कहलाता है। अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई वेक्टर ए मौजूद हो, ये वेक्टर ए आपके पास मौजूद है, अगर मुझे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करना बहुत आसान है। आप इस ए वेक्टर की टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये वैल्यू जो आपके पास ए वेक्टर के नीचे आएगी एक्स एक्सिस के अंदर, ये कहलाएगी आपके पास वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, जिसको मैं यहाँ पर डिनोट कर दूंगा ए एक्स के साथ। अच्छा, अब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वेक्टर ए की टिप से वाई एक्सिस के ऊपर। तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए की टिप से वाई एक्सिस के ऊपर, तो इसके अंडर वाई एक्सिस का जो एरिया आता लाइन आती है ये वाली, ये वाली जो लाइन इस यानी कि लाइन के अंडर 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 आती है, इसको आप बोलोगे ए वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर का ए एक्स कंपोनेंट और ये वेक्टर का ए वाई कंपोनेंट। अच्छा, आप देखें कि ए वाई ये आपके पास कंपोनेंट है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की भी ए वाई ही बनती है। क्यों? क्योंकि देखें, ये अगर मैं वेक्टर ड्रॉ करूँ, कंपोनेंट ड्रॉ करूँ, तो इस कंपोनेंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है इस कंपोनेंट की डायरेक्शन के, तो इसको, और मैग्नीट्यूड में भी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, तो मैं कहूँगा ये वाला आपका कंपोनेंट ए वाई कंपोनेंट होगा। यानी कि ए वाई को हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं और ए वाई को यहाँ पर भी ड्रॉ किया जा सकता है। अब मैंने निकालनी है ए वाई और ए एक्स की इक्वेशंस। इसके अंदर आपकी हेडिंग आ जाएगी सबसे पहली एक्स कंपोनेंट की। अच्छा, अगर आपके पास ए वेक्टर मौजूद हो, ए वेक्टर कोई एंगल थीटा बना रहा हो एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फिर इस सूरत में ए एक्स की इक्वेशन क्या होगी? इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पता है
कि हमारे पास 3 रेशोज़ होती हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बोलते हैं। अब वो 3 रेशोज़ क्या हैं? आप जानते हैं कि हमारे पास सबसे पहली रेशो होती है साइन थीटा, उसके बाद होती है आपके पास कॉस थीटा, इसके बाद आपके पास रेशो है tan ऑफ एंगल थीटा। अच्छा, ये 3 रेशोज़ आपकी ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होती हैं। ट्रायंगल की डिफरेंट साइड्स के दरमियान ये रेशोज़ होती हैं। अच्छा, कौन सी ट्रायंगल पर ये रेशोज़ अप्लाई होती हैं? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपकी ये 3 रेशोज़ एक राइट ट्रायंगल पर अप्लाई होती हैं। अच्छा, राइट ट्रायंगल क्या होती है? राइट ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके अंदर कोई एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। देखें, अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं यहाँ पर, तो ट्रायंगल्स आपके पास 3 टाइप्स की होती हैं इन टर्म्स ऑफ अगर एंगल देखा जाए। देखें, अगर इस तरह की आपके पास ट्रायंगल हो कोई ये ट्रायंगल, स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल आपकी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाती है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्यों कहलाती है? क्योंकि इसके अंदर एक एंगल थीटा ग्रेटर देन होता है 90 डिग्री से। ये एंगल थीटा ग्रेटर है 90 डिग्री से। अच्छा, एक आपके पास ये ट्रायंगल होती है, ये वाली। इसके अंदर देखें, एंगल थीटा यहाँ पर बनने वाला लेस देन 90 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर थीटा लेस देन 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल को बोला जाता है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल, इसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, इसको एक्यूट ट्रायंगल। अच्छा, अगर ट्रायंगल हो कुछ इस टाइप की कि इसके अंदर एक एंगल आपके पास बराबर हो 90 डिग्री के एग्जैक्ट, तो इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स आप ज़रा गौर करें तो आपको पता लगेगा कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल की शेप बन रही है, ये यहाँ पर बनने वाली शेप बिल्कुल ऐसी ही है, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आपके 2 कंपोनेंट्स के दरमियान है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये शेप इस शेप के साथ मैच कर रही है और हमें इक्वेशंस ड्रॉ करनी है ए एक्स की और ए वाई की, यानी इस वेक्टर के कंपोनेंट्स की, तो हम क्या करेंगे जी? हम इस ट्रायंगल को इसके साथ कंपेयर करेंगे और इस साइड के लिए और इस साइड के लिए इक्वेशंस निकाल लेंगे। अब आप देखें, ट्रायंगल की 3 साइड्स, तीनों साइड्स के क्या नाम होते हैं? आपको नाम याद होने चाहिए। जैसे अगर आपके पास एंगल यहाँ पर बन रहा हो, एंगल थीटा, तो थीटा एंगल के सामने वाली साइड आपके पास परपेंडिकुलर कहलाती है। अच्छा, इस एंगल थीटा के नीचे वाली साइड आपके पास बेस कहलाती है। अच्छा, जो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल के अंदर सबसे लेंथी साइड होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं जी? हाइपोटेनस। अच्छा, अब परपेंडिकुलर को एक और नाम भी दिया जाता है। परपेंडिकुलर को हम ऑपोजिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जी? ऑपोजिट बोल सकते हैं। अच्छा, बेस को एक और नाम दिया जाता है, इसको हम एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। एडजेसेंट। अब एडजेसेंट का मतलब होता है मुल्हिका। अच्छा, बेस फिर किससे मुल्हिका है? आपके एंगल थीटा के साथ बनने वाली ये वाली साइड, इसको बेस या एडजेसेंट बोलते हैं। एंगल थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर या अपोजिट टू एंगल कहलाती है और ट्रायंगल के अंदर सबसे लेंथी साइड हाइपोटेनस कहलाती है। अब याद रखिएगा, आपकी जो साइन थीटा है, ये वाली रेशो, ये होती है बिटवीन ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। साइन थीटा बराबर होती है अपोजिट ओवर हाइपोटेनस। अच्छा, कॉस थीटा, कॉस थीटा फिर किसके बराबर होगी?
कॉस थीटा बराबर होती है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, ये बराबर होगी एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। इसी तरह जो टेन थीटा होती है ये आपके पास बराबर होती है एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट, एडजेसेंट ओवर अपोजिट। तो स्टूडेंट्स ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले मैं साइन ऑफ थीटा अप्लाई करता हूँ इस ट्राइंगल के ऊपर। तो देखते हैं साइन थीटा की बजाय मैं अप्लाई करता हूँ कॉस थीटा, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि कॉस थीटा इस ट्राइंगल में किसके बराबर आ रहा है। इस ट्राइंगल को नाम दे दो कि ये जो पॉइंट है ये आपको पता है ओरिजिन कहलाता है, इसको ओ कह दो, इसको पॉइंट को एम कह दो, इस पॉइंट को आप पी कह दो। अब देखो इसका अगर हम कॉज ऑफ थीटा लें, कॉज थीटा बराबर है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। अब इस ट्राइंगल के अंदर एडजेसेंट साइड कौन सी है? एडजेसेंट को मैंने आपको बोला कि बेस को ही हम एडजेसेंट बोलते हैं। तो एडजेसेंट साइड है आपके पास ये वाली ए एक्स। ए एक्स को हमने नाम दिया किसका? ओ एम का। हम इसको लिख सकते हैं कि ये एडजेसेंट जो है वो ओ एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस आपके पास क्या है? ये वाली सबसे लेंथी साइड ओ पी, ओ एम ओवर ओ पी। ठीक है। अब ओ एम ओवर ओ पी, ओ एम आप देख रहे हैं कि ओ एम तो ए एक्स के बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो ओ एम की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे? ए एक्स रिप्लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय ओ पी साइड आपकी सबसे लेंथी साइड है और इसको मैंने नाम दिया ए वेक्टर का, ओरिजिनल वेक्टर का। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा ओ पी की जगह ए वेक्टर, ये आ जाएगा आपके पास कॉज ऑफ थीटा। अब हमने क्या मालूम करना था? हमने तो मालूम करना था ए एक्स यानी कि वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे? रीअरेंज कर लेंगे इक्वेशन को। तो यहाँ से ए एक्स विल बी इक्वल टू ए वेक्टर, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ एंगल थीटा। ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है ए के एक्स कंपोनेंट की। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ए का एक्स कंपोनेंट आप तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको ओरिजिनल वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का पता हो और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल का पता हो। क्लियर हो गया? इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं वाई कंपोनेंट। जी, वेक्टर का वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप इसी ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई करेंगे साइन ऑफ थीटा को। साइन ऑफ थीटा जब हम अप्लाई करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट ओवर हाइपोटेनस, अपोजिट ओवर हाइपोटेनस। अब अपोजिट साइड मैंने आपको कौन सी बताई थी? जहाँ पर भी एंगल थीटा बन रहा हो, एंगल थीटा के सामने वाली ये वाली साइड आपके पास अपोजिट साइड कहलाती है। तो यहाँ पर हमारी फिगर में अपोजिट साइड आपकी डिनोट की गई है पी एम से। तो मैं कह सकता हूँ अपोजिट इज इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस आपके पास लॉन्गेस्ट साइड ओ पी के बराबर, यह आ जाएगा ओ पी। नाउ इट कैन बी रिटन एज पी एम। पी एम आपके पास ये वाली साइड है और इसको मैंने नाम दिया था किसका? ए वाई का। यह आ जाएगा आपके पास ए वाई डिवाइडेड बाय ओ पी क्या है? मैग्नीट्यूड में ये ओ पी है आपके पास और ओ पी को मैंने नाम दिया किसका? ए वेक्टर का। यहाँ से अब आप क्या कर लेंगे? ए वाई के लिए इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे। तो ए वाई इज इक्वल टू ए, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैन बी रिटन एज ए साइन ऑफ एंगल थीटा।
ये है आपके पास ए वाई की इक्वेशन, जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का पता हो और बनने वाले एंगल थीटा का पता हो जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप ए वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना सकते हो, और जब आप ए वेक्टर को आपके पास ए एक्स भी आ जाए, ए वाई भी आ जाए, तो फिर आप इस इक्वेशन के अंदर यानी कि ए वेक्टर बराबर होता है ए एक्स प्लस ए वाई के। अब देखें, आपने यहाँ पर ये तो ए एक्स है, आपको पता है ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को, और यहाँ पर आपके पास क्या है, एक वेक्टर है। मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें कोई ना कोई इसके साथ यूनिट वेक्टर अटैच करना पड़ता है। अब ए एक्स आप देख रहे हैं, ए एक्स की डायरेक्शन एक्स की डायरेक्शन में, और ए वाई की डायरेक्शन वाई की डायरेक्शन है, तो हमें पता है कि ए एक्स क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन देने के लिए हम इसके साथ अटैच कर देंगे एक आई यूनिट वेक्टर, और इसी तरह ए वाई को डायरेक्शन देने के लिए इसके साथ अटैच कर देंगे एक जे यूनिट वेक्टर। अब आपने ए एक्स जो भी फाइंड आउट किया इस इक्वेशन से वो इधर पुट करना है, ए वाई जो फाइंड आउट किया इस इक्वेशन से उसको इधर पुट करना है, और आपने ओरिजिनल वेक्टर ए ऑब्टेन कर लेना है। ये है स्टूडेंट्स एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करने का तरीका, अगर आपको वेक्टर ए और बनने वाले एंगल का पता हो। अब स्टूडेंट्स चलते हैं, ये तो थी वेक्टर की रेजोल्यूशन। अब चलते हैं वेक्टर की कंपोजिशन की तरफ, कि अगर आपको ए एक्स और ए वाई नोन हो, क्योंकि देखें ये इक्वेशंस आपकी तब लगेंगी जब आपके पास नोन क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हों। देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपके पास इस प्रोसेस के लिए नोन होनी चाहिए दो चीज़ें। देखें ये इक्वेशन भी दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, एक ए का मैग्नीट्यूड, दूसरा एंगल थीटा। ये इक्वेशन भी इन्हीं दो पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है, ए मैग्नीट्यूड और एंगल थीटा के ऊपर। यानी कि इस प्रोसेस में हमारे पास नॉन क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होंगी, एक तो आपको ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का पता हो, ये नोन होगा, और दूसरी चीज़ जो नोन होने वाली है वो है आपके पास एंगल थीटा। दो चीज़ें नोन होंगी तब ये दोनों ए एक्स और ए वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये दोनों चीज़ें अननोन हो, आपको ए एक्स और ए वाई बता दिए जाएं, तो फिर उनसे किस तरह से आपने वेक्टर ए को कंस्ट्रक्ट करना है, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। इसके लिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। जी, कंपोजिशन को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि कंपोजिशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस by which we can obtain the vector from its rectangular components। ठीक है स्टूडेंट्स, कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक वेक्टर को ऑब्टेन करते हैं
वेक्टर को हासिल करते हैं किससे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर, कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर के अंदर आपको जो चीज़ें नोन होने वाली हैं वो हैं आपके पास, तो मैं लिख देता हूँ कि इस प्रोसेस के अंदर आपके पास नोन क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी, ए एक्स और ए वाई, ये दोनों क्वांटिटीज़ आपके पास नोन होंगी। ए एक्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो आपको पता ही है, एक्स की डायरेक्शन में है, और ए वाई की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपके पास नोन होने वाली है। तो इन दोनों के मालूम होते हुए हमने क्या करना है, ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिस इक्वेशन से हम इन दोनों के ज़रिए ओरिजिनल वेक्टर को ऑब्टेन कर सकें। अब ओरिजिनल वेक्टर ऑब्टेन करना है तो वेक्टर की आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और वेक्टर की डायरेक्शन भी चाहिए। तो देखते हैं। इधर मैं हेडिंग दे लेता हूँ। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कंपोजिशन के अंदर हमने क्या करना है, वेक्टर ए को कंस्ट्रक्ट करना है। अब वेक्टर ए की सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नीट्यूड, और फिर वेक्टर ए की डायरेक्शन की तरफ चलेंगे। अब स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए अगेन आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको दोबारा से कंपेयर करें एक राइट ट्रायंगल के साथ। ध्यान दें कि अगर आपके पास इस तरह की ये ट्रायंगल हो जो कि एक राइट ट्रायंगल है, यहाँ पर बनने वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री के बराबर है, यहाँ पर कोई एंगल थीटा बन रहा है। अब अगर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड, ये अगर हम फाइंड आउट कर लें तो यहीं से हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिल जाएगा। यानी कि ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड कितनी लेंथी है, इसकी लेंथ कितनी है, इस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है। और हमारे पास नोन क्या है, ट्राइंगल की ये दो साइड्स, यानी कि ए एक्स ये वाली साइड और ए वाई ये वाली साइड, ये हमारे पास नोन है। तो अब ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जिससे हम ट्रायंगल की अगर दो साइड्स नोन हो तो तीसरी साइड हम मालूम कर लेते हैं। अच्छा, इधर नाम दे देते हैं कि जी ये आपके पास परपेंडिकुलर साइड है, ये आपके पास ट्रायंगल की बेस है, और ये है आपके पास हाइपोटेनस। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऐसा फार्मूला जो हमें दो साइड्स के नोन होने पर तीसरी साइड की वैल्यू बता दे, उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जिसे पाइथागोरियन थ्योरम भी बोला जाता है, इसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर ये बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। यानी कि अगर हमें एक ट्रायंगल को सॉल्व करना है, किसके लिए, हाइपोटेनस के लिए, हमें हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब देखें, हमने फाइंड आउट करनी है कौन सी साइड, हमने फाइंड आउट करना है जी ए को, ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और ए का मैग्नीट्यूड हमारी ट्रायंगल के अंदर कौन सा बन रहा है जी, कौन सी साइड बन रही है, हाइपोटेनस बन रही है। तो अगर ये हाइपोटेनस बन रही है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस साइड आपके पास कौन सी है, वो है ये ओपी साइड। मैं लिख लेता हूँ ओपी का
स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस आपके पास कौन सी है, बेस है ये ओ एम, तो इधर लिख लूँगा ओ एम इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर साइड ये वाली है तो इसके लिए मैं लिख दूंगा क्या, एम पी, एम पी या इसे पी एम भी लिखा जा सकता है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इधर वैल्यूज पुट कर देनी है। जैसे ओ पी है, ओ पी आपके पास साइड ए के बराबर है, यहाँ पर आ जाएगा ए और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम साइड है आपके पास ये वाली, और इसको मैंने बोला कि ये क्या है, ये ए एक्स है और इधर आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस एम पी साइड आपके पास कौन सी है, एम पी ये वाली साइड है और ये है ए वाई के स्क्वायर के बराबर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद आप करेंगे ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब आपको फाइंड आउट करना है ए का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर हमारे पास ए का स्क्वायर आ रहा है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे हम स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर हम दोनों तरफ इक्वेशन के स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो इधर लिख देते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से हम क्या हासिल करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहाँ से ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो कुछ यहाँ पर आ जाएगी कि a इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें a के मैग्नीट्यूड के बारे में बता देगी। अब देखें कि ये इक्वेशन डिपेंड किन पैरामीटर्स पर कर रही है, a का मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स के ऊपर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई के ऊपर, और ये दोनों पैरामीटर्स आपको ऑलरेडी नोन थे, ए एक्स और ए वाई आपको पता थे, आपने दोनों की वैल्यूज़ इधर पुट करनी है, स्क्वायर लेना है, एडिशन करनी है, स्क्वायर रूट लेना है, तो आपके पास ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं डायरेक्शन ऑफ ए के ऊपर। जाहिर सी बात है कि एक अगर आपके पास ए वेक्टर है तो वेक्टर के क्या हैं, दो पैरामीटर्स हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। इधर हेडिंग दे लेते हैं कि चलें इधर दे लेते हैं डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम डायरेक्शन के लिए इस ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई करेंगे tan ऑफ थीटा को, आपकी तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan ऑफ एंगल थीटा। आपको पता है tan थीटा बराबर होती है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट के, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। अब मैंने आपको बताया था कि भाई एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, ये साइड अपोजिट कहलाती है, ये साइड आपकी एडजेसेंट कहलाती है। तो अब देखें, अगर मैं कहता हूँ कि tan थीटा बराबर है अपोजिट ओवर एडजेसेंट के, तो अपोजिट की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अपोजिट साइड हमारे पास आ रही है ये वाली साइड MP, तो यहाँ पर आ जाएगा MP डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड है आपकी ये वाली, एडजेसेंट साइड बराबर है OM के, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OM। इसको लिखा जा सकता है tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू MP साइड आपके पास बराबर है AY के, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या AY। इसके बाद
ओ एम साइड आपके पास बराबर है ए एक्स के, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए एक्स। अब आपने इक्वेशन को रीअरेंज करना है फॉर थीटा, क्योंकि हम चाहते हैं ए की डायरेक्शन निकाल लें, और ए की डायरेक्शन आपकी रिप्रेजेंट होती है थीटा एंगल के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम इक्वेशन को थीटा के लिए रीअरेंज करते हैं, तो थीटा विल बी इक्वल टू, इस टेन को जब हम इक्वेशन के इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ ए वाई ओवर ए एक्स। स्टूडेंट्स, ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो एंगल की इक्वेशन है वो भी डिपेंड कर रही है आपके दो पैरामीटर्स के ऊपर, ए वाई और ए एक्स के ऊपर। ये दोनों पैरामीटर्स आपको ऑलरेडी नोन होंगे, तो आप इन दोनों कंपोनेंट्स को के नोन होने से आप क्या कर लेंगे, ओरिजिनल वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और इस इक्वेशन से आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।